महाराज की जय हो। महाराज, एक राजदूत दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। कहां के राजदूत हैं? द्वारिका के राजदूत हैं। द्वारिका के राजदूत? ये द्वारिका किस राज्य का नाम है? कहां है राज्य? मैं नहीं जानता। मैंने भी ये नाम पहली बार सुना है। द्वारिका? कभी सुना नहीं। द्वारिका? द्वारिका मैंने भी। किसी ने ये नाम नहीं सुना, इसका यह अर्थ नहीं कि वहां के राजदूत से न मिला जाए। प्रहरी, उसे आदर से दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। नहीं, हमें सुना नहीं है। ये द्वारिका आपको कुछ पता नहीं? कौरव कुल शिरोमणि हस्तिनापुर नरेश सम्राट धृतराष्ट्र और इस सभा में विराजमान समस्त गुरुजनों, मंत्रियों, महारथियों और नगर के प्रमुख जनों को द्वारका राज के राजदूत धैवत पुत्र संभल यदुवंशी का प्रणाम स्वीकार हो। द्वारिका के राजदूत संभल यदुवंशी का हस्तिनापुर में स्वागत है। यह सेवक आपकी उदारता का आभारी है। यदि सम्राट की आज्ञा हो तो मैं अपने स्वामी द्वारकाधीश की ओर से एक राजपत्र श्री चरणों में भेंट करना चाहता हूं। महामंत्री विदुर। जी महाराज। ये राजपत्र ले लो। और राजसभा में पढ़ने से पहले पूछ लो कि इसमें कोई गोपनीय समाचार तो नहीं है जिसे खुली सभा में न पढ़ा जाए। नहीं महाराज, इसमें लिखी हुई कोई बात गोपनीय नहीं है। यह पत्र खुली सभा में बेटोक सबको सुनाया जा सकता है। यह पत्र तो एक राजा ने दूसरे राजा को यह कहने के लिए लिखा है कि यदि संसार में शांति का वातावरण बनाना है और समस्त राज्यों के प्रजाजनों को निर्भय और निडर होकर अपना अपना जीवन सुख से बिताना है, तो इस धरती के समस्त राज्यों के बीच आपस में युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। उन्होंने द्वारिका नाम के जिस नए राज्य की स्थापना की है, उसकी राजनीति का प्रथम लक्ष्य है कि इस भूखंड के समस्त राज्यों के बीच मैत्री का संबंध स्थापित करके सारी मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व शांति की नींव रखी जाए। इसीलिए द्वारिकाधीश ने समस्त राज्यों के बीच मैत्री का हाथ बढ़ाया है। विशेषतः आपसे उनको यही अपेक्षा है कि आप अपनी मैत्री का हाथ बढ़ाकर उनके बढ़े हुए हाथ को थाम लेंगे, जिससे हस्तिनापुर और द्वारिका के बीच एक सुंदर संबंध स्थापित हो सके। बड़े सुंदर विचार हैं द्वारिकाधीश के। द्वारिका और हस्तिनापुर के बीच मैत्री संबंध की जो बात आपने कही है। क्षमा करें महाराज, इससे पहले कि मतपत्र और इसमें तथाकथित शांति योजना के विषय में आप अपना मत प्रकट करें, आपको यह जान लेना आवश्यक है कि जिस द्वारिका के साथ हस्तिनापुर की मित्रता होने जा रही है, वो द्वारिका इस संसार में कहां है?
क्योंकि अभी तक इस नाम के किसी देश अथवा प्रदेश का वर्णन कहीं सुनने में नहीं आया। वास्तव में कोई द्वारिका है या ये राजदूत अपने किसी काल्पनिक देश के साथ आपका संबंध जोड़ना चाहता है? यदि कोई द्वारिका है तो उसका राजा कौन है, किस कुल का है, उस कुल का इतिहास क्या है? वो हमारा शत्रु है अथवा मित्र? इन सब बातों को जाने बिना हम कैसे किसी के साथ संधि कर सकते हैं महाराज? राजकुमार शकुनी ठीक कहते हैं। द्वारिका के राजदूत हमारे और दरबारी भी ये जानना चाहते हैं कि ये द्वारिका नगरी कहां पर है। महाराज, द्वारिका समुद्र के बीच एक द्वीप है जो कभी कुशस्थली नाम से विख्यात था। बहुत काल पहले वहां पर महाराज रैवत राज्य करते थे। तो राजदूत द्वारिका एक द्वीप का नाम है। भाई, उसकी राजधानी कौन सी है? कितनी बड़ी है उसकी राजधानी? राजदूत वहां पर कोई पक्के मकान भी हैं या मछलियां पकड़ने वालों के झोपड़े? क्योंकि समुद्र में रहेंगे तो समुद्र से तो मछलियां ही प्राप्त होंगी ना। आपने तीन प्रश्न एक साथ पूछ लिए राजकुमार, तो तीनों के उत्तर सुनिए। द्वारिका राज की राजधानी का नाम द्वारिका है और वो राजधानी इतनी बड़ी है जिसमें द्वारिकाधीश के महान और विशाल वंश के सभी वंशज एक साथ रहते हैं, बल्कि उनकी कई अक्षौणी और चतुरंगणी सेना उस नगर में निवास करती है। अब रहा प्रश्न घर और मकान कैसे हैं, तो राजकुमार, पहली तो यह बात कि आपके जो विचार हैं कि समुद्र के अंदर केवल मछलियां ही प्राप्त हो सकती हैं, यह सत्य है। परंतु यह केवल अर्ध सत्य है, क्योंकि समुद्र के अंदर मछलियों के अतिरिक्त हीरों की खाने भी होती हैं। इसलिए उसे रत्नाकर भी कहते हैं। सागर के गर्भ में माणिक्य और मोतियों की अनंत संपदा छुपी हुई है। इसीलिए द्वारिका के भवन समुद्र से निकाले गए माणिक्य और मोतियों से बने हुए हैं। घरों की सीढ़ियां हीरों से जड़ी हुई हैं। गलियों का फर्श पन्ने का है। उस नगर में एक ऐसा सभागृह भी है जिसे स्वर्ग से लाया गया है। उस सभागृह का ऐसा गुण है कि जब तक उसके अंदर बैठे रहो तब तक भूख प्यास नहीं लगती। सो ऐसी है द्वारकाधीश की द्वारिका। द्वारिका का इतना सुंदर वर्णन किया है कि जिसे सुनकर लगता है कि यह नगरी किसी जादूगर ने बनाई है। इसलिए इस बात की जिज्ञासा बढ़ती जा रही राजदूत कि उस नगरी का राजा कौन है? कोई जादूगर, भूत प्रेत, गंधर्व, कौन है? जी, वहां का राजा नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ कि वहां का कोई राजा नहीं है? वहां का कोई स्वामी तो होगा जिसने तुम्हें यहां भेजा है। जो वहां के स्वामी हैं, वे अपने को राजा कहलाना पसंद नहीं करते। फिर भी सब भक्तिवश उन्हें द्वारकाधीश कहते हैं। यही तो पूछ रहे हैं तुमसे। तुम जिन्हें भक्तिवश द्वारकाधीश कहते हो, उनका नाम क्या है? हम आदर से उनका नाम नहीं लेते, केवल द्वारकाधीश ही कहते हैं। फिर भी
कुछ तो नाम होगा उस द्वारकाधीश का। राजदूत, उनका नाम बताने में इतना संकोच क्यों? महाराज, उनका नाम भी सुनिए। उनका नाम है श्री कृष्ण। कृष्ण जीवित है। 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 कृष्ण जीवित है विदुर, कृष्ण जीवित है। कौन कृष्ण? जी, यदुवंशी कृष्ण। वही कृष्ण जो मथुरा में रहता था? जी, वही। लेकिन हमारी तो सूचना थी कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमांतक पर्वत की आग में जल गए थे। वे मथुरा छोड़कर भाग गए थे। किसी ने आपको झूठी सूचना दी होगी राजकुमार। वे भागे नहीं थे, उन्होंने तो केवल अपनी राजधानी बदल ली। कृष्ण जीवित है। 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 विदुर, कृष्ण जीवित है। 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 हम जीवित हैं, यह समाचार सुनकर कौरवों का पक्ष कुछ घबरा गया है। हमारे जल जाने का समाचार सुनकर शकुनी ने महाराज धृतराष्ट्र को मना लिया था कि वो अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित कर दे। फिर क्या? अब ये पता चला है कि हम जीवित हैं, तो पांडवों का पक्ष बलवान हो गया है। मैं देख रहा हूं इस समय भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि वो पुत्र मोह में पांडवों के साथ अन्याय ना करें। महाराज, हस्तिनापुर के सभी राजकुमार अपनी अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं। अब उनकी राजधानी में लौटने का समय हो गया है। जी पितामह। मैं अपनी वृद्ध आंखों से उन्हें हस्तिनापुर में हंसता खेलता हुआ देखना चाहता हूं। आप उन्हें कब बुला रहे हैं? यथाशीघ्र पितामह। मेरा विचार है कि उनकी राजधानी में लौटने के पूर्व ही आपको युवराज बनाने की घोषणा भी कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी का कारण क्या है पितामह? कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं राजन। सारी प्रजा, यहां तक कि सारे राज्य में यही विषय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र को युवराज बनाएंगे या अपने भाई के पुत्र को। राज्य के सामंतों में भी अलग अलग गुट बन रहे हैं, इसलिए घोषणा अभी कर दी जाए, अन्यथा अगर देर की गई तो भाई भाई में युद्ध की संभावना हो सकती है। पितामह, आप पूजनीय हैं। राज्य के सभी निर्णय आपकी सहमति से ही होते रहे हैं। इस पद के उत्तराधिकार का निर्णय भी आपकी सहमति से होना चाहिए। इसलिए आप ही नाम बता दें
तो अच्छा है पितामह। ये तो राजा का कर्तव्य है कि वो अपना युवराज किसे नियुक्त करे। मैं राजा अवश्य हूं, परंतु इस कुल में आपसे छोटा हूं। क्या मैं आपसे परामर्श भी नहीं ले सकता? क्यों नहीं, मगर परामर्श वहीं दिया जाता है जहां उसके स्वीकार करने की संभावना होती है। देखिए राजन, हस्तिनापुर राज्य सत्य, न्याय, धर्म और प्रजा पालन के लिए जाना जाता रहा है। यहां के राजकुल ने सदा जनमत का आदर किया है। प्रजा का मत किसकी ओर है पितामह? इन सब बातों का पता तो राजा को स्वयं होना चाहिए। यह तो आपके गुप्तचरों का कर्तव्य है कि आपको जनमत की सूचना देते रहें। यही तो दुविधा है पितामह। तराजू के पलड़ों पर एक ओर मेरा पुत्र है तो दूसरी ओर मेरे भाई का पुत्र। इसमें दुविधा कैसी? न्याय के आसन पर बैठने वाले न्यायाधीश के मन में अगर शंका पैदा होने लगे तो वो न्याय तो कभी कर ही नहीं सकता है। हां, भूल अवश्य कर सकता है, परंतु राजन, इतिहास भूल को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूं राजन कि किसी मोह अथवा दुर्बलता के कारण अन्याय करने की भूल न करना। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे आज्ञा दी है कि इस दरबार के सभासदों को उस बात से अवगत करा दूं जिसके लिए आज ये राज्यसभा बुलाई गई है। आप सब जानते हैं कि इन दिनों हस्तिनापुर की प्रजा में इस विषय को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि इतने बड़े साम्राज्य का भावी शासक कौन होगा। महाराज किसे युवराज घोषित करेंगे? सारे राजकुमार जो इस समय गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अतिशीघ्र अपनी अपनी शिक्षा पूरी करके राजधानी लौटने वाले हैं। इसलिए महाराज ने निश्चय किया है कि आज वो इस दरबार में हस्तिनापुर के युवराज का नाम घोषित करेंगे ताकि प्रजा अपने भावी राजा के उचित सम्मान और सत्कार की तैयारी कर सके। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो हम अपने निश्चय की घोषणा कर दें। अवश्य, हम सब आपके निर्णय को जानने के लिए उत्सुक हैं महाराज। क्षमा करें महाराज, परंतु इस राज्य सभा में इस समय ऐसे बहुत से सभासद बैठे हैं जिनकी ये प्रार्थना है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर
किसी भी निर्णय की घोषणा करने से पहले सबको अपना अपना मत प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाए। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से कौन इस पद का अधिकारी है, इसका निर्णय करना इतना सहज नहीं है। दोनों ही बुद्धि, बल और कौशल में एक समान हैं। अंतर है तो केवल एक वर्तमान राजा का पुत्र है और दूसरा पूर्व राजा की संतान। यहां बैठे बहुत से लोगों का मत है कि दुर्योधन को युवराज बनाया जाए और कुछ लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहते हैं। महाराज, ऐसी परिस्थिति में कोई भी निर्णय करने से पहले सभी सभासदों का मत जानना आपके लिए आवश्यक है। हाँ, राजकुमार शकुनी ठीक कह रहे हैं महाराज। हम सबका मत ये है महाराज, किसी भी दबाव में आकर आपको राजकुमार दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहिए महाराज। मेरा भी यही मत है महाराज। जिन सभासदों ने राजकुमार दुर्योधन के पक्ष में आवाज उठाई है, हम उनके मत का आदर करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम स्वयं भी राजकुमार दुर्योधन के प्रति कोई अन्याय करना नहीं चाहते और न ही हम ये चाहते हैं कि राजकुमार युधिष्ठिर के अधिकार को कोई क्षति पहुंचे। युवराज कौन हो, इस बात का निर्णय हमारे पूर्वजों ने भी सदा जनता का मत जानकर ही किया था कि प्रजा किसे अपना भावी राजा स्वीकार करना चाहती है। अपने पूर्वजों की उसी परंपरा का पालन करते हुए हमने आज निश्चय किया है कि हस्तिनापुर साम्राज्य का युवराज राज्यसभा के मत से नहीं, साधारण जनता के बहुमत से चुना जाएगा। हमारे राज्य के गुप्तचरों की सूचना के अनुसार हमारे राज्य की जनता का बहुमत राजकुमार युधिष्ठिर के पक्ष में है। इसलिए जनता के निर्णय को शिरोधार्य करने पर विवश होकर हम आज इस राज्यसभा में घोषणा करते हैं कि आज से हस्तिनापुर साम्राज्य के युवराज पांडुपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर होंगे।